नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि बंगाल में 15 सालों में पहली बार टीएमसी खेमे में इतनी खलबली और बेचैनी क्यों है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद है, लेकिन तब तक लड़ाई स्ट्रांग रूम्स के बाहर असली लड़ाई लड़ी जा रही है। वोटिंग खत्म, लड़ाई जारी। सवाल यह है कि अब टीएमसी को वाकई ईवीएम की सुरक्षा की फिक्र है या ये घबराहट एग्जिट पोल्स के उन नतीजों से उपजी है जिन्हें सत्ता परिवर्तन का संकेत मिल रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। पूरे बंगाल में 294 स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा के लिए 27,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कि आग लगने पर भी बिना उम्मीदवारों की सहमति के कोई अंदर जा ही नहीं सकता। लेकिन टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया, धांधली का आरोप लगाया और कोलकाता में आधी रात को भारी हंगामा हुआ। मिडनाइट ड्रामा जिसे अब कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि वीडियो में दिख रहे लोग चुनाव अधिकारी हैं जो ईवीएम नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट्स की छटनी कर रहे थे। जिस कमरे का वीडियो है वहां ईवीएम रखी ही नहीं गई थी। सवाल यह है कि क्या एक पुराना पॉलिटिकल पैटर्न दोहराया जा रहा है, जैसा 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी कर चुकी है। यानी जीत गए तो ठीक, और अगर हार गए तो सारा ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ दो ताकि कार्यकर्ताओं का भरोसा पार्टी पर बना रहे। आज आपको उस वोटिंग पैटर्न के बारे में भी बताएंगे जिससे टीएमसी को हार का अंदेशा लग रहा है। बंगाल में 2006 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2011 में 80 लाख वोट ज्यादा पड़े, जबकि 2016 से 2017 में, अब 2011 में अगर देखिए तो 2016 में 2011 के मुकाबले 70 लाख वोट ज्यादा पड़े। फिर 21 में 16 के मुकाबले 54 लाख वोट ज्यादा पड़े, जबकि इस बार सिर्फ 35 लाख वोट पिछली बार से ज्यादा पड़े हैं। आज आपको समझाएंगे कि इससे टीएमसी का घाटा है या टीएमसी का फायदा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी रणनीति समझा दी है जिसे फाइनल ब्लो का नाम दिया गया है। यह बॉक्सिंग के उस नॉकआउट पंच जैसा है जिसके बाद विरोधी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। और अमेरिका अब ऐसा ही प्रहार ईरान पर कर सकता है। और अब इस युद्ध के साइड इफेक्ट दुनिया में दिखने शुरू हो गए। खबर है कि जल्दी ही भारत में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। और आखिर में मजदूर दिवस पर मजदूरों के हित की बात करेंगे। और इस समय में दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स भारत के पास मौजूद है, लेकिन क्या इन मजदूरों को इनका सही हक मिल पाता है? लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें यह आपत्ति जताई गई है कि वोटों की गिनती के काम में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना के काम में लगाना संवैधानिक रूप से गलत है। इससे चुनावों की निष्पक्षता खत्म हो सकती है। और देखिए, काउंटिंग के पहले जो 4 मई को मंडे को काउंटिंग होनी है, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये घमासान कितना बड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और हम आपको बता रहे हैं कि टीएमसी का ये आरोप है कि काउंटिंग की जगहों पर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जा रहा है। सीजेआई ने केस की तत्काल सुनवाई के लिए कर दी है, तत्काल लिस्टिंग के आदेश दे दिए हैं। काउंटिंग होनी है 4 मई को, 2 दिन बचे हैं, सैटरडे, संडे। मंडे को तो सुबह से काउंटिंग ही होनी है, लेकिन टीएमसी गई और उनका यह कहना था कि केंद्रीय कर्मियों की ड्यूटी के खिलाफ वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इस बीच आपको बता दें कि इस याचिका की सुनवाई कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इस आपत्ति के साथ टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान ने चुनाव आयोग को पूरे अधिकार दिए हैं, वो निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने हिसाब से फैसले ले सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि नियमों में कहीं नहीं लिखा कि केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना के काम में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अर्जेंट बेसिस पर टीएमसी की याचिका पर सुनवाई होगी और माना जा रहा है कल सुबह इसकी सुनवाई होगी। यह फैसला इसलिए भी हुआ है क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना है। 2 दिन है बस, शनिवार निकला, रविवार निकला, मंडे को फैसला, रिजल्ट आएगा। और टीएमसी नहीं चाहती कि इस मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की कोई भूमिका हो
और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि यह मामला नतीजों से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और यह भी तब हुआ है जब इससे पहले टीएमसी ने चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का भी विरोध किया था। यह कहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से बीजेपी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। सोचिए, इस बार टीएमसी वोटिंग के बाद सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन में दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी को अपनी हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए वो छटपटा रही है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव से अलग क्यों है। ये तस्वीरें अप्रैल 2021 की हैं, जब एक टीएमसी नेता के घर से 1-2 नहीं बल्कि 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें बरामद हुई थी टीएमसी नेता के घर से। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में काफी हंगामा हुआ। टीएमसी पर चुनाव में छापा वोटिंग यानी फर्जी मतदान कराने के आरोप लगे थे। हैरानी की बात यह थी कि जिस चुनाव अधिकारी को ये ईवीएम मशीनें मतदान केंद्र पर पहुंचानी थी, वो इन्हें खुद टीएमसी नेता के घर पर लेकर गया था। और जब स्थानीय लोगों ने यह देखा कि इस टीएमसी नेता के घर के बाहर चुनाव आयोग के स्टिकर वाली गाड़ी है, तब उन्हें शक हुआ और इसी शक के आधार पर उन्होंने पुलिस बुलाई और जब इस घर की तलाशी ली गई तो वहां पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स बरामद की गई। ये इस तरह की पहली आखिरी घटना नहीं थी। साल 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा की 1300 से ज्यादा घटनाएं हुई थी। 17 से ज्यादा मौतें हुई थी। कुल 7000 मामलों में छेड़छाड़, उत्पीड़न के आरोप लगे थे। और अब उन चुनावों की इस बार के चुनाव से तुलना करके देखिए। इस बार ना तो टीएमसी नेताओं के घर से ईवीएम मिली है, ना ही किसी मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग कराने की खबरें आई, छापा वोटिंग जिसे वहां कहा जाता है। ना ही पूरे चुनाव में किसी तरह का कोई खून खराबा, किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि आपको बता दें कि रीपोलिंग कई बूथों पर शेड्यूल्ड है और वो कल ही होनी है। इस बार सबसे बड़ी बात रही कि छापा वोटिंग का गुंजाइश ही नहीं था। यह चुनाव उस परीक्षा की तरह रहा जिसका क्वेश्चन पेपर इस बार लीक नहीं होने दिया गया और यही बात इस बार के चुनाव को पिछली बार के चुनाव से अलग बना रही है। और इससे सबसे ज्यादा हलचल, बेचैनी टीएमसी के खेमे में है। जिस टीएमसी पर अब तक ये आरोप लगते थे कि उसके नेता ईवीएम अपने घरों पर ले जाते हैं, आज वही टीएमसी स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा को लेकर परेशान दिख रही है। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या यह घबराहट वाकई में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर है या यह घबराहट एग्जिट पोल के अनुमानों से पैदा हुई है। हालांकि हम किसी भी एग्जिट पोल की गारंटी नहीं देते हैं। हम बीते दिन से आपको बता रहे हैं कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो आपके सामने है। 2 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी, बाकी सारे के सारे कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। नतीजा जनता का होगा और वो फैसला 4 मई को यानी परसों 4 मई को सोमवार को आने वाला है। लेकिन देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। इस बार उन एग्जिट पोल में टीएमसी की हार का अनुमान दिखाया गया है, जो पिछले चुनाव में उसे प्रचंड बहुमत दे रहे थे। पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े पत्रकार, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां, यहां तक कि कई चुनावी विश्लेषक जो कि टीएमसी के करीबी भी रहे हैं, वो भी इस बार टीएमसी पर बेट नहीं लगा रहे। सबका अनुमान यह है कि 15 सालों के बाद टीएमसी पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवा सकती है। अभी भी हम सकती है कह रहे हैं क्योंकि अभी फैसला नहीं आया है। 4 मई को आएगा फैसला। तो कई लोग मानते हैं कि हां, बीजेपी को इस बार मौका मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, वो ये कि जब इस तरह का माहौल बना है तब उसी माहौल में टीएमसी ने स्ट्रांग रूम को बड़ा मुद्दा बनाया। पूरे पश्चिम बंगाल में कुल 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 294 स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम क्या होता है? उस कमरे से होता है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम, बैलेट बॉक्स सबको अलग अलग रखा जाता है। अब भी पश्चिम बंगाल में इन स्ट्रांग रूम्स के लिए 3 लेयर का सुरक्षा घेरा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 20,000, पश्चिम बंगाल पुलिस के 7,500 जवान सब तैनात किए गए। और चुनाव आयोग के नियम इतने सख्त हैं कि अगर गलती से भी इन स्ट्रांग रूम्स में आग लग जाए तब भी बिना उम्मीदवारों की सहमति के यहां कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि इन स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम्स में छेड़छाड़ हो सकती है और बीजेपी को चुनाव में जिताया जा सकता है। टीएमसी सिर्फ आरोप नहीं लगा रही, बल्कि उसने कोलकाता के उस एक काउंटिंग सेंटर में मौजूद, ये जो आप स्ट्रांग रूम देख रहे हैं, नीचे वाला वीडियो है,
थोड़ा सा अगर दिखा सके हम, ये ऊपर वाला नहीं, वो तो कॉरिडोर है। नीचे आप देख रहे हैं ऐसे रैक्स बने होते हैं और उसमें ईवीएम के ये डब्बे पड़े होते हैं और ये सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। ये बाहर में पोस्टल बैलेट्स को छांटा जाता है। हर जिले से पोस्टल बैलेट वो लोग होते हैं जो सरकारी कर्मचारी अपना वोट डालते हैं, वो पोस्टल बैलेट भेजते हैं। तो इलाके के हिसाब से उन पोस्टल बैलेट्स को जो कि बंद रहते हैं उनको छांटा जाता है, सेग्रीगेशन। और ये भी सारे जो उम्मीदवार हैं, न सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट, बल्कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं, उनके भी एजेंट्स को बुलाने के बाद उनको मेल बाकायदा गया, उनको बुलाया गया और तब ये किया जा रहा है। एक काउंटिंग सेंटर का ये वीडियो आया, एक काउंटिंग सेंटर में मौजूद स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसे पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि वाकई स्ट्रांग रूम में घुसे हैं लोग, क्योंकि नीचे आपको स्ट्रांग रूम्स दिख रहा है। उन्होंने वोटों में धांधली शुरू कर दी है, बैठ के सब वोट का क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैलाया गया। खुद टीएमसी भी इस सीसीटीवी वीडियो को दिखाकर यही आरोप लगा रही है कि जिस पर कोलकाता में कल रात 12 बजे तक खूब हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के एक स्ट्रांग रूम में पहुंची। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा। और ये सब देखकर आपको भी लग सकता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। शायद आप में से कुछ लोगों ने भरोसा भी कर लिया हो कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं बैठकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सीसीटीवी वीडियो पर इतना हंगामा हुआ, इस वीडियो में दिख रहे लोग किसी पार्टी से हैं ही नहीं। कोलकाता की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्मिता पांडे के मुताबिक जो लोग स्ट्रांग रूम में नजर आ रहे हैं वो चुनाव अधिकारी हैं। दूसरी बड़ी बात, जिस स्ट्रांग रूम का वीडियो डाला गया उस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी ही नहीं गई है। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम तो नीचे दिख रहे हैं आपको वीडियो में। यानी ईवीएम से छेड़छाड़ का टीएमसी ने जो दावा किया उसे चुनाव आयोग ने फेक न्यूज बता दिया। ये देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक कोलकाता नॉर्थ के सभी 7 काउंटिंग हॉल्स पहले ही सील किए जा चुके थे और उनके बाद उन्हें खोला ही नहीं गया है। ये काम भी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स की मौजूदगी में हुआ, जिनमें टीएमसी के उम्मीदवार और एजेंट्स भी शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यह बताया गया था कि जो पोस्टल बैलेट हैं उन्हें 30 अप्रैल को शाम 4 बजे छांटकर अलग किया जाएगा जिले के हिसाब से। क्योंकि भाई सभी जगह के होते हैं तो हर जिला, क्योंकि जहां जहां की सीट है वहां के लिए अगर पोस्टल वो बैलेट है, वोट है, तो उसको उस जिले में जोड़ने के लिए भेजा जाएगा, सबको अलग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वोट डाक के जरिए आते हैं या जो वोट बुजुर्गों के घर जाकर लिए जाते हैं वो मिक्स होते हैं, उन्हें वोटिंग से पहले छांट कर अलग किया जाता है। और ये हर चुनाव में होता है, हर काउंटिंग सेंटर पर होता है। इसका ईवीएम से कोई वास्ता है ही नहीं। ईवीएम तो बैलेट पेपर से बिल्कुल अलग रखी जाती है। लेकिन इस मामले में टीएमसी ने यह आरोप लगा दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, स्ट्रांग रूम में खिलवाड़ हो रहा है, स्ट्रांग रूम में संदिग्ध लोग हैं। यह भी कहा गया कि सीसीटीवी वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो बीजेपी के हो सकते हैं। यह भी सच नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक जो लोग पोस्टल बैलेट को छांट रहे थे वो उसके अधिकारी थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस सीसीटीवी कैमरे पर यह विवाद खड़ा हुआ वो सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग ही उपलब्ध कराता है। अब वो जो वीडियो लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उस वीडियो में वो संदिग्ध काम कराएंगे। स्ट्रांग रूम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं उनकी लाइव फीड बाहर बैठे जितने एजेंट्स होते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे बीजेपी के हो, टीएमसी के हो, कांग्रेस के हो, लेफ्ट के हो, इंडिपेंडेंस के हो, सारे एजेंट्स बैठे होते हैं। 24 घंटे उनको सीसीटीवी अंदर का मिलता रहता है। और टीएमसी ने भी वहीं से इस वीडियो को हासिल किया और इस पर यह बवाल हुआ। अब आप सोचेंगे कि ऐसा करने से टीएमसी को क्या हासिल होगा। उस तरह के ज्यादातर विवाद अक्सर तब किए जाते हैं जब राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि उन्हें हराने के लिए कॉन्स्पिरेसी, साजिश रची जा रही है। इससे पार्टी का कार्डर एक्टिव होता है। अगर चुनाव के नतीजे थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो कार्यकर्ता सीधे इसे साजिश मान लेते हैं। यानी पार्टी अपने कार्डर का भरोसा जीतने के लिए और रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सारा दोष ईवीएम पर डाल देती है। और ये पहले भी कई बार हो ही चुका है, आप भी इसके गवाह हैं। 22 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा था। मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा तो दूरबीन से स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए थे। ये देखिए, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर पार्टी हारी तो वो और उनके फैसले का दोष नहीं होगा, बल्कि ईवीएम में गड़बड़ी जिम्मेदार होगी।
और बाद में ऐसा ही हुआ। जब समाजवादी पार्टी इन चुनाव में हार गई तो उसने सारा का सारा दोष ईवीएम पर डाल दिया और इससे कार्यकर्ताओं का भरोसा अपनी पार्टी पर बना रहा। उन्हें यही लगा कि पार्टी ने तो सही चुनाव लड़ा, ईवीएम ने चुनाव हरा दिया। और यही चीज 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने की थी, 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने की थी, 21 के चुनाव में पश्चिम बंगाल ने, टीएमसी ने की थी। यानी एक पैटर्न है और ये पैटर्न कई राज्यों में अपनाया गया। इसका फायदा यह होता है कि अगर पार्टियां जीत जाती हैं तो उसके बाद से ईवीएम पर चुप्पी। जैसे ममता बनर्जी ने भी पिछली बार जब वो 21 में जीत गई तो उसके बाद ईवीएम पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर हार जाती हैं ये पार्टियां तो अपने काडर को ये बताती हैं कि चुनाव तो उन्होंने जबरदस्त लड़ा, चुनाव जीता हुआ था उनका, सबने कह दिया था कि आप ही जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी ने उन्हें हरा दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि आज तक कई चुनाव में स्ट्रांग रूम्स में रखी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी आरोप आज तक कभी भी साबित हुआ ही नहीं है। और अभी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी पैटर्न को दोहराया जा रहा है। शर्म चाहिए आपको, एक आईपीएस ऑफिसर है आपके सामने, आप हम भी लगे हैं गाड़ी से, 2 आदमी हैं हम लोग, 2 आदमी गाड़ी से Calcutta police! By Calcutta police, we need to air! चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक कर करेंगे और हम सब कैंडिडेट, सब चूंकि इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहे हैं, इसको इतना वेटेज देने का कोई काम नहीं है। तो भाई आपको ये बताते हैं कि इस बार के वोटिंग पैटर्न में ऐसी कौन सी बात छिपी है जो टीएमसी को शायद सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन आज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि जो एक अलग ही कहानी ये नंबर्स बता रहे हैं। तो हमने इस नंबर को आपके लिए सरल तरीके से समझाया है। आप बस मेरे साथ नजर रखिए, जहां भी मैं आपको बताती हूं कि आपको देखना है। 2006 जब ये 81.97% वोटिंग हुई थी तो वोट करने वाले बढ़े थे इतने, इस पर नजर रखिएगा, 28,27,000। ठीक है, अब आप आ जाइए, रेड कर लेते हैं। साल 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, ठीक है, 2011 में वाम दलों का उन्होंने खात्मा कर दिया। तब वोटिंग कितनी बढ़ी थी, वोट करने वाले कितने बढ़े, 84.33% वोटिंग हुई थी, वोट बढ़े 79.83 लाख, यानी 79,83,000। ठीक है, मतलब ज्यादा वोटर टर्नआउट, जब 80 लाख के आसपास वोटर बढ़े तो ममता बनर्जी ने सरकार पलट दी थी। ठीक है, अब आप आ जाइए साल 2016 में, वो बरकरार रखती हैं वापसी, प्रो इनकम्बेंसी उनके फेवर में ही गया। इस बार कितने लोग ने 82.66% वोटिंग हुई। इस बार एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब कितने मतदाता बढ़े, तो 70,43,000, ये घट रहा है। उसके बाद से आप देखिए, जब साल 2021 में आप आइए तो वोटिंग हुई 81.56%, कितने एब्सोल्यूट नंबर में बढ़े, 53,65,000, ये घटता जा रहा है। ठीक है, और इस बार जो आप देख रहे हैं, आपको बम्पर वोटिंग बताया जा रहा है, उसमें दरअसल एब्सोल्यूट नंबर में कितने वोटर बढ़े हैं, 35,62,000। कई लोग इसके लिए मानते हैं कि जो कई लोग मृत थे वहां पर और उनके नाम पर छापा वोटिंग होता था, कई अन्य वजह होती थी जिसकी वजह से इतने सारे वोट पड़ जाते थे। लेकिन जब ये एसआईआर हुआ है और वोटर्स का नंबर गिरा है, उसके बाद से ये 35 लाख के करीब हो चुका है। तो ये अपने आप देखिए, और ये वाला जब आप देखेंगे तो कई जगहों पर वोटर्स घटे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी स्थिति यही है। अब मैं आपको जल्दी से एक बार ये ऐसे करके दिखा देती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बार में 28 लाख बढ़े एब्सोल्यूट नंबर, फिर 79 लाख बढ़े 2011 में जब ममता आई, फिर 70,43,000 बढ़े जब 16 में वो फिर से आ गई, फिर से जब वो आई 2021 में तो 53 लाख बढ़े, और फिर इस बार 35 लाख वोटर ही बढ़े हैं।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल दिखाई। ये बात तो सही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और जो वोटर्स हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन इस बात को समझना भी कि जरूरी है कि एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब वोटर की जो गिनती है उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो इसका आप आकलन खुद से करिए। 92.94% जरूर हुआ है, लेकिन 35 लाख ही ज्यादा लोग बढ़े हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब टीएमसी पिछले 3 चुनाव में जीती तब हर चुनाव में औसतन 50 से 70 लाख लोगों ने ज्यादा वोट डाला, लेकिन इस बार ये नंबर 35,62,000 है। और इससे ये सवाल उठता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वोट डालने वाले लोग बढ़ते थे तब टीएमसी को फायदा होता था, क्या वोट घटा है एब्सोल्यूट नंबर में, तो ये संख्या किसके हक में जाएगा? क्योंकि वही बात जो बार बार आपने देखा होगा, बीजेपी आरोप लगाती है कि कई जगहों पर छापा वोटिंग होने की वजह से एक फायदा टीएमसी को मिलता था और यही आरोप वो लगाते हैं, इसी वजह से वोटिंग ज्यादा होती थी, वो सरकार में आती थी। अब छापा वोटिंग खत्म हो गया है तो इस बार बाजी पलटने की संभावना है। ये वोटों का वो गणित है जो 4 मई के नतीजे तय करेगा और माना जा रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में वोटर्स की संख्या घटने से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या तो उसकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी या वो बिल्कुल दूसरी तरफ हो सकती है। और ऐसा भी मुमकिन है कि बीजेपी जीते और ऐसा भी मुमकिन है कि टीएमसी जीते। जनता फैसला देती है। फैसला आपको सबसे तेज सुबह 6 बजे से आज तक पर दिखेगा। मंडे को हमारा अपॉइंटमेंट है आपसे सुबह 6 बजे से। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है और इसे अमेरिका फाइनल ब्लो कह रहा है। फाइनल ब्लो मतलब क्या? पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर आखिरी वार का प्लान समझा दिया है और अब अमेरिकी सेनाएं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का बस इंतजार कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम किसी भी वक्त खत्म होने की संकेत मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये इस बार अमेरिका ईरान पर एक ऐसा हमला करेगा जिसके बाद ईरान पलटवार करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 45 मिनट की मीटिंग की है और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को नए हमलों की योजना के बारे में बताया गया है। इस मीटिंग में ये संकेत मिले कि ईरान के साथ बातचीत विफल रही है। अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी अब कर चुका है। सेंटकॉम की ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप को हमले के 3 तरह के प्लान्स बताए गए हैं। पहला प्लान, इस बार अमेरिकी सेना लगातार कई घंटों तक छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली हमले करेगी, जिसको कहते हैं कार्पेट बॉम्बिंग। इसके बाद इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करना होगा ताकि ईरान झुकने के लिए मजबूर हो। दूसरा प्लान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। इसे कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरे नियंत्रण के लिए ईरानी सीमा पर हमले बढ़ाए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण में लगी IRGC संभल ना पाए ऐसे हमले होंगे और ईरानी नेवी की गन बोट्स को जल्दी खत्म करके पूरा अमेरिकी कंट्रोल हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिसे अब वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी कह रहे हैं। तीसरा प्लान, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के खास मिशन को लेकर, जिसका उद्देश्य ईरान के यूरेनियम के भंडारों पर नियंत्रण हासिल करके उन्हें सुरक्षित करना है। ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके संकेत जेरूसलम पोस्ट ने भी दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को बड़ी सैन्य मदद भेजी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने इजराइल को 6,500 टन हथियार और सैन्य उपकरण भेज दिए हैं। इस खेप में हवा और जमीनी लड़ाई से जुड़े हथियार, बारूद, जो गोला बारूद है, सैन्य ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां सब भेजी गई हैं इजराइल को अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा अमेरिका ने कई फाइटर जेट्स की डिलीवरी दी है। अमेरिका की ओर से ये डिलीवरी इजराइल के अस्दोद और हाइफा पोर्ट पर हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोअरिंग लायन के शुरुआत से ही लेकर अब तक उन्हें 1,15,000 टन से ज्यादा के हथियार, गोला बारूद की डिलीवरी मिल चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स भी मौजूदा हालात को देखते हुए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दम भर रहे हैं। एक्सियोस के ही मुताबिक पेंटागन ने इन हमलों को फाइनल ब्लो की तरह पेश किया है, आखिरी वार जिसे कहते हैं। फाइनल ब्लो को आप बॉक्सिंग के नॉकआउट पंच की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके पड़ने के बाद विरोधी उठ नहीं पाता। मतलब यह है कि अब की बार अमेरिका तेज, ताकतवर हमले करने की तैयारी कर रहा है और अगर उसका मकसद यही है कि ईरान संभल ना पाए, नॉकआउट हो जाए। अमेरिका ने फाइनल ब्लो की तैयारी इसलिए की है क्योंकि ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है।
ईरान की ओर से अभी तक जो प्रस्ताव आए उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने को लेकर कोई बात नहीं रखी गई है, बल्कि ईरान ने इस मुद्दे पर बातचीत को टालने का प्रयास किया है। अमेरिका शुरू से ईरान को न्यूक्लियर शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। युद्ध विराम की उसकी शर्त भी इसी पर टिकी है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की जिद को छोड़ दे। ईरान के कट्टरपंथी नेता IRGC सैन्य कमांडर किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं और इसको लेकर वो कोई बातचीत चाहते ही नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने दोबारा से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पेंटागन को लग रहा है ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होने वाला है और इस वजह से उन्हें युद्ध ही एकमात्र विकल्प इस वक्त नजर आ रहा है। और यही बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड से ईरान को घेरने की कोशिश की और इससे ईरान पर दबाव भी बन रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी फितरत दिखाई, अमेरिका को धोखा दिया, उसके ब्लॉकेड को बाईपास करने के लिए ईरान के साथ अपने 6 सड़क मार्ग खोल दिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर पाकिस्तान क्या डबल गेम इस वक्त कर रहा है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे, एक सेकेंड, जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान पाकिस्तान में, मतलब एक तरफ तो ट्रंप के साथ लंच और उस लंच के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर को यूएस इंटेलिजेंस ने रेड फ्लैग क्यों बताया था, अब समझ में आ रहा है। और पूरी दुनिया के सामने मुनीर एक्सपोज हो रहा है। जो आसिम मुनीर कल तक राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी कर रहा था, अब उसी के कहने पर पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉकेड के खिलाफ ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है। वो कैसे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई मुलाकात के बाद आसिम मुनीर ने ऐसे 6 सड़क मार्ग खोल दिए हैं जिनके जरिए दूसरे देशों का सामान ईरान में भेजा जा सकता है, ईरान का सामान अमेरिकी ब्लॉकेड का बाईपास करके दूसरे देशों में पहुंचाया जा सकता है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इनमें एक सड़क मार्ग ईरान के गब्द को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। तो ये है ग्वादर पोर्ट और ये है गबद, ये वाला हिस्सा। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं डार्क पर्पल, ये यहीं पर बन गया, ये देखिए, ये वाला गबद को ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। ठीक है, ये एक रास्ता उसने खोल दिया। ग्वादर के पास अमेरिका का ब्लॉकेड नहीं है, जिसके कारण ईरान के सामान की आवाजाही यहां से हो सकती है। दूसरा सड़क मार्ग इसी गब्द से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम तक है। तो इसी गब्द से आप देखिए जो उसका कासिम पोर्ट है वहां तक जाता हुआ आपको अगला रास्ता दिखाई दे रहा है। ये यहां से गब्द से लेकर ये वाला, ओहो, ये वाला जो रास्ता है ये आपको दिखेगा, तो ये कराची पोर्ट तक का है। और उसके बाद से आप देखिए लियारी के पास है, ये लियारी टाउन आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा, खूब चर्चा उसकी हुई थी। इसे कराची पोर्ट भी कहा जाता है, जहां ईरान के 3000 जहाज खड़े हैं। तीसरा सड़क मार्ग ईरान के ताफ्तान से है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये वाला जो हिस्सा है ईरान के ताफ्तान से, आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहां से पाकिस्तान की एंट्री, ये जो ब्लू रास्ता है, और ये पूरा ग्वादर, ये जो कासिम पोर्ट है कराची का, वहां तक जाता है। उसके बाद जो अगला सड़क, अब सोचिए राष्ट्रपति ट्रंप तो अमेरिकी ब्लॉकेड से ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, आसिम मुनीर इस ब्लॉकेड के खिलाफ क्या क्या रास्ते खोल रहा है। एक ताफ्तान से दलबांदीन होते हुए, ये देखिए खुजदार होते हुए, ये कैसे यहाँ पर कराची पोर्ट पर पहुंच रहा है। एक रास्ता लखपास होते हुए, ये अलग अलग रास्ते इस वक्त पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, जिससे ईरान को वो किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ वो ट्रंप का भी फेवरेट बना हुआ है और दूसरी तरफ ईरान की भी इस तरह से मदद कर रहा है, और शायद इसी वजह से यूएस इंटेलिजेंस ने उसे रेड फ्लैग किया था, क्योंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप की भी अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को लेकर उनकी आंखें लगता है खुल गई है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 से 5 रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे से सीधा बढ़कर 98 रुपए 77 पैसे तक पहुंच सकता है। मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे से 107 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे से 104 रुपए 84 पैसे, कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 45 पैसे हो सकती है। पूरा स्क्रीन आपके सामने है। अभी ये कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है।
तो हमें इंतजार करना होगा कि सूत्रों का यह दावा है कि ईरान युद्ध की वजह से बहुत जल्द लगातार जो दबाव बन रहा है, जिस घाटे का सामना हमारी पेट्रोल एजेंसी कंपनियां कर रही हैं, उसकी भरपाई की जा सकती है और ये कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। पेट्रोल के अलावा डीजल की कीमतें भी प्रति लीटर 4 से 5 रुपए बढ़ सकती हैं। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। अभी घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलोग्राम का एक रसोई गैस सिलेंडर 913 रुपए का है, जो 40 से 50 रुपए महंगा होकर 963 से 973 रुपए का हो सकता है। अब तक दुनिया के 98 देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ाई जा चुकी हैं, जबकि भारत में अभी पेट्रोल डीजल और घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है और अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो 4 सालों के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी। इससे पहले आखिरी बार 22 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ बड़ी बात यह है कि तब भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके कारण सरकार ने चुनाव खत्म होने तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन इसके बाद सरकार ने चुनाव खत्म होते ही 22 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। और इस बार भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगले 5 से 7 दिनों में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सरकार ने युद्ध के दौरान इन कीमतों को नहीं बढ़ाया तो अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं? उसका बड़ा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं और अब पहुंची हैं। जब युद्ध चल रहा था तो प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $120 तक नहीं गए थे। 1-2 बार वो गए थे, लेकिन फिर खुद ही करेक्शन हो जाता था। और अब 4 सालों के बाद ये सबसे उचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चे तेल की कीमतें $108 पर इस वक्त है, जबकि WTI क्रूड में यही कीमतें $101 हो गई हैं। कीमतें आज कम हुई हैं, वरना एक दिन पहले यही कीमत $120 तक पहुंच गई थी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार को लगता है कि अब बहुत जल्द अमेरिका ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। बीते दिन आपने देखा होगा कि जिस तरह का रुख अमेरिका का दिख रहा था, उसकी वजह से बाजार भी धड़ाम गिरा था। एक और कारण यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले तेल कंपनीज ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे, वो 994 रुपए महंगा होकर 3071 रुपए 50 पैसे हुआ। ये कीमतें भी तब बढ़ाई गई जब पहले से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सीमित कर दिया गया था। जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कमर्शियल इस्तेमाल वाले हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। उनके लिए बड़ी कीमतें परेशानी का सबब है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर होता है, वो भी 261 रुपए महंगा हो गया है। ये वही सिलेंडर है जो प्रवासी मजदूरों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो अब दिल्ली में भी इस 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 813 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 40 से 50 रुपए बढ़ाने के बारे में सोच रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत गैस का आयात इस वक्त नहीं कर पा रहा है। आंकड़े बताते हैं भारत अपनी जरूरत का 50% LNG का ही उत्पादन करता है, बाकी के 50% LNG दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसी तरह आपके घर में रसोई गैस के लिए जो LPG इस्तेमाल होती है, 61.7% LPG दूसरे देशों से आती है। और जानते हैं ये देश कौन कौन से हैं? भारत 40% LPG UAE, 25% कतार, 17% कुवैत, 16% LPG सऊदी अरब से, यानी सारे के सारे खाड़ी देश। इसी तरह हम अपनी LNG का भी जो 42.6% है, वो अकेले कतार से खरीदते हैं, 9.7% UAE से और 6.74% LNG ओमान से, सारे खाड़ी देश। अब सीधा सा गणित कहता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो हम इन देशों से गैस तेल नहीं खरीद पाएंगे, संकट बढ़ेगा, युद्ध की लपटें उसकी आपकी रसोई, आपके रोजगार तक पहुंच चुकी है। इस युद्ध के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा है। यह फैसला है पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का। केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत E20 के बाद अब E85, E100
फ्यूल को भी लॉन्च किया जा सकता है। हमने सोचा ये खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है, आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई है, आपके ईंधन से जुड़ी हुई है, तो आपको समझनी चाहिए। E85 का मतलब है वो पेट्रोल जिसमें 85% मात्रा इथेनॉल की हो और सिर्फ 15% मात्रा पेट्रोल की, जबकि E100 वो फ्यूल है जिसमें पेट्रोल की एक भी बूंद ना हो और इस फ्यूल में 100% सिर्फ इथेनॉल हो। अब सरकार के इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर बहुत सारे लोग एतराज जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना उनके साथ धोखा करने जैसा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार पेट्रोल में 100% इथेनॉल मिलाना चाहती है तो वो इसे पेट्रोल कह ही क्यों रही है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि सरकार पेट्रोल को खत्म करना चाहती है, इथेनॉल अब चलेगा। दूसरी सरकार की दलील कुछ और है। अगर आप दूसरी ओर सरकार की दलील देखें, सरकार का कहना है कि वो कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना चाहती है। आपने देखा ना, एक युद्ध और पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और किस तरह से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हुई। अभी भारत अपनी जरूरत का 89% जो कच्चा तेल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। ईरान युद्ध के कारण जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चा तेल आना बंद हुआ तब भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई। ये तो अच्छी बात है कि हर बार की तरह रशिया ने भारत से दोस्ती निभाई, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति दोगुनी कर दी। इससे हमारे देश में कच्चे तेल का संकट निपट गया, ज्यादा नहीं गहराया। लेकिन सोचिए, जिस तरह कच्चे तेल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर है, क्या उससे ये संकट दोबारा पैदा नहीं होगा? अगर कल को कोई और युद्ध हुआ, कल को अगर रशिया भी हमारी मदद नहीं कर पाया, वो खुद भी किसी संकट में फंसा हो, तब हम अपनी कच्ची तेल की जरूरतों को कहां से लाएंगे? यही सोचकर सरकार E20 पेट्रोल के बाद E85 और E100 फ्यूल ला रही है। यहां पे आंकड़ों को भी देखिए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भारत ने 2014 से अब तक 1,59,000 करोड़ रुपए की बचत की है। 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से भारत को अब हर साल 4.5 करोड़ बैरल यानी 70 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना पड़ रहा है। ये हमारे जो पूरा इंपोर्ट है, पूरा आयात है, उसका 2.8% है। अभी हम हर साल लगभग 25 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल खरीदते हैं। अगर भारत पेट्रोल में 40% इथेनॉल मिलाता है तो हमें हर साल 1,40,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा। 60% इथेनॉल मिलाया तो 2,10,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा, और अगर 85% इथेनॉल मिलाया तो हमें 2,98,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भारत कच्चे तेल पर अपनी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसको कम कर सकता है। और सरकार जो बात कह रही है वो काफी हद तक सही भी है। हालांकि यहां लोगों की 3 बड़ी चिंताएं हैं, इनके बारे में बात करना जरूरी है। पहली चिंता ये कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है, यानी पेट्रोल की जो खपत है आपकी कार में वो बढ़ सकती है। और ये चिंता काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% ऊर्जा कम होती है। इसे एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, जिसके कारण गाड़ियों का माइलेज कम होगा। मतलब प्रति लीटर कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी वो घट जाएगा, तो खपत ज्यादा, खर्च ज्यादा। लोगों का यह भी कहना है कि भारत में ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई हैं, जिन्हें इथेनॉल पर चलाना सही नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आए। इथेनॉल ज्यादा कोरोसिव होता है, यानी इससे जंग माफ कीजिएगा, जंग जल्दी लगती है। इससे गाड़ी के रबर पार्ट्स, जो गाड़ी का प्लास्टिक है, कुछ मेटल पार्ट्स, वो जल्दी खराब हो सकते हैं। यहां दलील यही है कि जब लोग सरकार को अच्छा खासा टैक्स देकर गाड़ी खरीदते हैं तो वो ऐसे इथेनॉल वाले तेल से अपनी गाड़ी को खराब क्यों करें। इसके अलावा इथेनॉल के साथ एक समस्या यह भी है कि यह पेट्रोल की तरह जल्दी भाप नहीं बनता, इवेपोरेट नहीं करता। इससे ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट होने में समस्या होती है, और यह सब इथेनॉल वाले पेट्रोल से होता है। लेकिन यहां सरकार कुछ और ही कह रही है। सरकार ने कहा है कि E85, E100 फ्यूल सिर्फ खास तरह की गाड़ियों के लिए होंगे, जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। ये वो गाड़ियां होती हैं जो एक ही इंजन में अलग अलग तरह के ईंधन पर चल सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी खरीदी तो आप इसमें 20, 27, 50, 85 यहां तक कि 100% इथेनॉल वाला फ्यूल भी डलवा सकते हैं। भारत में कई कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का प्रोटोटाइप तैयार कर चुकी हैं, और ये गाड़ियां जब इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलेंगी तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी।
ब्राजील में इसे लागू करके देखा जा चुका है। ब्राजील में पेट्रोल में 27% एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य है और वहां 73% गाड़ियां अब फ्लेक्स फ्यूल की श्रेणी में आती है। अब सरकार का कहना है कि E85 फ्यूल के लिए भारत में भी ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन यहां हम कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। सरकार ने कहा था कि उसका लक्ष्य 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का है, लेकिन यह लक्ष्य उसने 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। इसके बाद सरकार ने कहा कि साल 2030 तक वो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएगी, लेकिन इस लक्ष्य को भी उसने 5 साल पहले नवंबर 2025 में ही हासिल कर लिया। अब लोगों को डर है कि जिस तरह पहले भी गाड़ियों को बिना बदले पूरे देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य किया गया, कहीं इस बार भी वैसा तो नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप पेट्रोल डलवाने पंप पर जाएंगे और वहां आपकी गाड़ी में 85% एथेनॉल डाल दिया जाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि E20 के मामले में बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की है। खुद नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जितनी भी रिसर्च पब्लिश की, उनमें भी यह माना गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज में मामूली फर्क आता है। यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार एथेनॉल पर अपनी निर्भरता को बढ़ाकर सही कर रही है? एथेनॉल एक तरह का शराब जैसा केमिकल होता है जो चावल, मक्के, गन्ने से बनाया जाता है। अब जब सरकार पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल मिला रही है, तभी उसे गरीब और कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले चावल में कटौती करनी पड़ रही है। मुफ्त राशन के तहत गरीबों को जो टूटे हुए चावल का 25% हिस्सा मिलता था, वो अब घटकर 10% कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चावल से एथेनॉल बनाया जा सके, इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा सके। 2024-25 में एथेनॉल के लिए 52 लाख टन चावल की खपत की जा रही थी, लेकिन अब इस साल इसे बढ़ाकर 90 लाख टन किया गया है। इससे पता चलता है कि जो चावल लोगों की थाली में जाता था, वो कहीं अब इथेनॉल की फैक्ट्रियों में पेट्रोल के में तो नहीं मिलाने के लिए बना जा रहा है। सिर्फ चावल ही नहीं, मक्के से इथेनॉल बनाने के लिए भी हमें दूसरे देशों से आयात बढ़ाना पड़ रहा है। 2024-25 में भारत ने 9,70,000 टन मक्के का आयात किया, जो 23 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा था, और इस मक्के से हमने इथेनॉल बनाया। कहने का मतलब यह है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इथेनॉल कहां से आ रहा है? वो भी तो मक्का, चावल, गन्ने से बनता है, और वो भी असीमित तो है नहीं। दूसरी बड़ी बात, इथेनॉल कोई सस्ता नहीं है। 2024-25 में भारत सरकार ने खुद बताया कि 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से सस्ती है। ट्रांसपोर्ट और जीएसटी लगाकर 1 लीटर इथेनॉल 71 रुपए 32 पैसे का है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की बेस कीमत 52 रुपए। यही कारण है कि अगर पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिला भी दिया जाए तो आपकी गाड़ी का तेल बिल्कुल सस्ता नहीं होगा। ऊपर से इथेनॉल के मामले में बड़ी चुनौती है, इसके लिए बेहिसाब पानी की जरूरत है। इथेनॉल जिस चावल से बनता है, उस 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए 3 से 5 हजार लीटर पानी चाहिए। इसे हिसाब से अगर देखिए तो 3 किलो चावल उगाने में कम से कम 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। 3 किलो चावल से ही 1 लीटर इथेनॉल बन पाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,790 लीटर पानी चाहिए। इसी तरह मक्के में इथेनॉल बनाने में लगभग 4,670 लीटर, गन्ने से लगभग 3,630 लीटर पानी लग जाता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात पर भी चिंता जता रहे हैं कि कहीं कच्चे तेल की समस्या सुलझाते देश में पानी का संकट न खड़ा हो जाए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आजकल रिश्ते भी अपडेट मांगते हैं। अगर आप काम के नहीं रहे तो लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। नमस्कार।